अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। मुल्क के अंदर काफ़ी अरसे से जारी सियासी इस्तेहकाम का नतीजा या कुछ और, बहरहाल पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इंतहाई दर्जे की ज़बूं हाली का शिकार है। और अगर हम ये कहें कि इस वक्त जो डॉलर्स हैं वो मार्केट से एक तरह से नापैद हो चुके हैं और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो पिछले 4 साल की कम तरीन सतह पे गोया कि 6.7 अरब डॉलर की सतह पे आ गए हैं। और अगर इसमें भी दोस्त ममालिक के पैसे निकाल लिए जाएँ तो अमलन पाकिस्तान के ज़र मुबादला न सिर्फ सिफ़र बल्कि मनफी में चले गए हम कह सकते हैं। और इस वक्त जो डॉलर मिल रहा है मार्केट में वो भी इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट में जो रेट है उसमें कोई 30 रुपये का फ़र्क है। और रह गया ताजरों की मुश्किलात, तो नाज़रीन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि लहसुन, प्याज और इस तरह की आइटम से लेके जान बचाने वाली अद्वियात के लिए जो ख़ाम माल है उसके लिए भी LC नहीं खुल पा रही और हर ताजिर जो है वो परेशान नज़र आ रहा है। अगरचे मुल्क के वज़ीर ख़जाना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा कोई ख़तरा नहीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका है। और साबिक़ चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब तो फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान शायद टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। नाज़रीन, एक बार फिर हम अपने दोस्त ममालिक की जानिब देख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि चीन, सऊदी अरब, गल्फ़ कंट्रीज़ ने अपने जो पैसे रखे थे पाकिस्तानी अकाउंट में 10 अरब डॉलर, उनको तो उन्होंने रोल ओवर कर दिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब से मज़ीद दरख्वास्त की जा रही है और कुछ 4.2 अरब डॉलर की दरख्वास्त है। और फिर डिफ़र्ड पेमेंट पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से भी दरख्वास्त की जा रही है। गोया कि वही पुरानी रविश हमारी और उसी तरह हमने इकॉनमी को चलाना है। गोया कि अपने पाँव पे खड़ा होने के हवाले से जो इक़दामात हैं वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहे। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस अगले साल में पाकिस्तान को कोई 33 अरब डॉलर दरकार हैं बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए और जो मुल्क के अंदर कर्ज़े लिए गए उनकी अदायगी के लिए। ये मामलात कैसे बेहतर होंगे, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और इन गलतियों को सुधारने के लिए कुछ कोशिशें हो भी रही हैं कि नहीं, या फिर बकौल साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब के कि ये 1% का पाकिस्तान है और एक उस 1% एलीट के लिए तो सब कुछ ठीक है, आम आदमी के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। मेरे साथ आज इस टॉपिक पर शरीक गुफ्तगू मुझे ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने। आप मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़, सीनियर रहनुमा हैं और कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना और रेवन्यू के आप चेयरपर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब ने। आप SDPI के सरबराह हैं, माहिर मईशत हैं और उनके साथ हमें माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम साहब ने भी ज्वाइन किया है। शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं। सूरत हाल तो बड़ी ख़तरनाक है सर, आप ख़ुद बिजनेसमैन भी रहे हैं बल्कि कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त डॉलर नहीं है। अब तो हमने अपनी इंपोर्ट्स को भी कर्टेल कर लिया है, शायद बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी थोड़ा सा नीचे लेके आए हैं, बट उसके बावजूद भी सर हालात अभी तक कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार शिराजी साहब, आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त हमारी इकानमी जो है वो काफ़ी मुश्किल में है, लेकिन ये मामला देखें ना, आपने शबर ज़ैदी साहब का जिक्र किया। अब शबर ज़ैदी तो इमरान खान साहब के दौर में FBR के चेयरमैन थे। उस वक़्त ही उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है, क्योंकि वो चार्टर अकाउंटेंट हैं, फर्गूसन बहुत बड़ी कंपनी के वो MD हैं, तो उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान की ये जो बैलेंस शीट है ये वाइबल नहीं है और ये नहीं चल सकता। फिर मैंने 12 मई 2022 में, जबकि हमारी हुकूमत का आए हुए 1 महीना हुआ था, बड़ी तफसील से 25 मिनट कौमी असम्बली में तकरीर की और मैंने वहीं उसमें भी यही बात की कि पाकिस्तान की हालत बहुत मखदूश है और हम बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं। तो कोई ये यानी नई बात नहीं और ना इस हुकूमत का किया धरा है। हमें जो मिला विरसे में मिला, ये नहीं कह रहा, हर हुकूमत यही कह रही है विरसे में मिलता है जी, ये नैरेटिव तो हमें बार-बार सुनने को मिलता है। लेकिन ये हकीकत भी है कि हर हुकूमत दूसरी हुकूमत को और बुरे हालात छोड़ जाती है। ये नहीं कि सिर्फ इन्होंने, इनसे पहले भी जो आता रहा। मकसद ये है कि हमारा जो कर्ज लेने पे ही हमारा इंसरार रहा। जितने भी लोग आते रहे ना, फाइनेंस मिनिस्टर, आप मुझे देखिए 35 साल पहले यासीन भुट्टो साहब एक ऐसे आए जो कि लोगों के कौमी असम्बली से इलेक्ट हुए फाइनेंस मिनिस्टर थे।
उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि कहाँ से IMF से, वर्ल्ड बैंक से, मुख्तलिफ बैंकों से ये फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। मैं खुद जो इलेक्शन में आया, देखिए मैं 50 साल हो गए मुझे इस जद्दोजहद में जी। पहले 20 साल मैं मुख्तलिफ चैम्बरों में चैम्बर्स के इलेक्शन लड़ता रहा और कराची चैम्बर के हाईएस्ट नंबर ऑफ बिजनेसमैन के हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेके इलेक्ट हुआ। लेकिन जब मैंने ये देखा कि उन फोरम पे जो हम तजावीज़ देते हैं उस पर अमल नहीं होता, तो मैंने ये सोचा कि उस फोरम पे जाऊं जहाँ के ग्रास रूट लेवल है, जहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं। अब 30 साल से 6 मैं कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ चुका हूँ। आज़ाद भी लड़े, अगर मुझे टिकट नहीं मिलता था तो आज़ाद हैसियत में लड़ता रहा, मैं मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर लड़ता रहा। अब मेरा मकसद क्या था? मेरा तो बहुत एक अच्छा बिज़नेस था। जब भी मैंने होश संभाला, मेरी फैमिली 140 साल से बिज़नेस में है, तो बिज़नेस के लिए तो मैं यहाँ नहीं आया कि पैसा बनाने के लिए, और हमारे लोग आते भी नहीं हैं पॉलिटिक्स में। एक मियाँ इजाद शफ़ी बहुत अरसा पहले हमारे बिरादरी से, चनियोट बिरादरी का एक बहुत बड़ा नाम है बिज़नेस में और सनत में और इंडस्ट्री में। तो मैं ये सोच के आया कि मैंने दुनिया फिरी है, देखा है, चीन के हालात देखे हैं, कोरिया के हालात देखे हैं, और मैंने जब पहली बार मैं 50 साल पहले 12 नवंबर 1972 में चीन गया, वो लोग, उनके पास न कपड़ा था, न जूती थी, न खाने का कुछ था। और यकीन जानिए, आज मैं ये बात करूँ ना, बात मुझे अच्छी तो नहीं लगती लेकिन मैं करूँ कि हम लोगों से, हम जो चनियोट वाले और मेहमान हजरात चाइना जाते थे ना, हमसे वो बिज़नेस सीखते थे, हम उनके उस्ताद थे। आज मैं ये बात करूं तो मुझे आपके सामने बैठा हूं और चीन कोई तस्लीम नहीं करेगा कि ऐसा हो रहा है, सवाल ही नहीं करे कोई तस्लीम करे, इसलिए मैं बड़े अचंभे से बात कर रहा हूं। लेकिन हकीकत है ये, और बात ये है कि उनको हमने बिजनेस करना सिखाया, उनको बिजनेस नहीं आता था। और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है वो। जब ये भी आपको यकीन नहीं आएगा, जब हम लोग बाज़ार में कोई छोटी मोटी चीज़ ख़रीदने के लिए जाते थे ना, तो क्योंकि वहाँ ना टेलीविज़न था, ना उनके यहाँ कोई एयरलाइन थी, कोई बाहर के लोग चीन में नहीं आते थे, तो हमारी शक्ल देखने के लिए सैकड़ों लोग हमारी शक्ल देखने के लिए हमारे कपड़े हमारे बाहर इकट्ठे हो जाते थे कि ये कौन लोग हैं, किस सियारे से आए हैं। तो आज आप अंदाजा कीजिए कि बात मेरा कर वो दुनिया की आज बड़ी इकोनॉमी बन गई, और आज अब तक दो ममालिक से पैसे मिलेंगे तो हमारा एक अरब डॉलर नहीं चलने वाला। एक आप उनके 3000 अरब डॉलर रिजर्व हैं, वो 3000 अरब डॉलर रिजर्व हैं। सारी दुनिया में उन्हीं की रकम है, जो अमेरिका भी उन्हीं के रिजर्व से चल रहा है। क्या हम अपना कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ भी नहीं कर सकते शेख साहब? आप तो चीन और अमेरिका को तो छोड़ दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुजम्मिल असलम साहब को भी शरीक गुफ्तगू करूँ। मुजम्मिल साहब, आप शेख साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जी सब हुकूमतें एक ही तरह चलती हैं। साबिक हुकूमत ने कुछ मसाइल छोड़े, अब इसको मिले, अब ये अब जाएगी तो अगली हुकूमत को देती हुई जाएगी। तो कोई इनोवेटिव वे में चीज़ों को एड्रेस किया नहीं जाता। बाहर से फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, पता नहीं वो कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, वो पाकिस्तान के फेवर में फैसले तो करते नहीं हैं। आपने भी कुछ ही तरह के तरीके अपनाए सर, कोशिश की, बाहर से लोगों को लेके आए, लेकिन आप भी कुछ ना कर पाए। अब सॉरी, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, बट आप क्योंकि किसी दौर में हिस्सा रहे हैं थोड़ा सा, तो मैं इस हवाले से बात कर रहा था। देखिए जी, बात यह है कि कैसर साहब ने तो दास्तान सुना दी 50 साल की, और 50 साल पहले चीन में क्या होता था, और चीनियों के उस्ताद भी रहे, तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि आज पाकिस्तान जो है कितना, जिसे कहते हैं कि तनज़्ज़ुली के शिकार है। प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत चाहे जो भी बात बोले कि जी वो शब्बर जैदी ने, जैसे इन्होंने आपने रेफरेंस दे दिया शब्बर जैदी का, कि शब्बर जैदी ने 3 साल पहले कह दिया था कि मुल्क दिवालिया है। अगर 3 साल पहले मुल्क दिवालिया था तो उस वक्त इंपोर्ट पे तो पाबंदी नहीं लगाई हुई थी, खुदा ना खास्ता। उस पर जो है आज जो है वजारत खारजा, एम्बेसीज की तनख्वाहें नहीं मिल रही, दालें नहीं छूट रही, ठीक है ना, बैंक में जो लोगों की डॉलर की अमानतें वो नहीं मिल रही। मुस्लिम लीग नून की तारीख है और बड़ी ज़बरदस्त तारीख है। ये पाकिस्तान में वाहिद पार्टी है जिसने ये तारीख दोहराई है। 1998-99 में मुस्लिम लीग नून ने जब धमाके, जिसका ये क्रेडिट लेते हैं, इन्होंने एटमिक धमाके तो किए थे, इन्होंने माशी धमाका भी कर दिया था साथ ही, और अकाउंट, हमारे डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। साथ इंडिया ने भी धमाका किया था, उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। और इन्होंने उस वक्त 1998 में सरमायाकारों का एतमाद को ठेस पहुंचाया था। 1973 की नेशनलाइजेशन के बाद ये दूसरा मौका था जब ये हरकत हुई। आपको मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊंगा कि उस वक्त 1998 में पाकिस्तानियों के
पाकिस्तान के बैंक में 11 अरब डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट थे, यानी डॉलर के 11 अरब डॉलर के अकाउंट डिपॉजिट था। 1998 का पाकिस्तान और 2022 का पाकिस्तान बहुत बड़ा फर्क है ना। उस वक्त जो पाकिस्तान की दौलत थी, पाकिस्तानियों की दौलत थी, और आज की दौलत में बहुत बड़ा फर्क है। अगर उस वक्त 11 अरब डॉलर थे तो आज हमारे बैंकों में पब्लिक का 40-50 अरब डॉलर होना चाहिए था। क्योंकि इन्होंने धमाका तो करना था, अकाउंट फ्रीज किए और लोगों की रकम वापस नहीं की थी। उसके बाद से लोगों ने पाकिस्तान में सरमाया रखना ही छोड़ दिया। और जो है पाकिस्तान से आप देख लें, दुबई में पाकिस्तान दूसरे तीसरे नंबर पे जायदाद लेता है, बरतानिया में लेता है, स्विट्जरलैंड में भी जो है इन्हीं के वजीर खजाना ने 2013-14 में कहा था 200 अरब डॉलर पड़े हैं पाकिस्तानियों के, मैं लेकर आऊंगा। ठीक है ना, वो क्या लेकर आए, बाकी फैमिली भी ले गई, कायदीन ही सारे पैसे पाकिस्तान से ले गए बाहर। तो अब वो इन्होंने जो है ना तारीख वापस दोहरा दी, इसहाक डार साहब ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने। अब इन्होंने क्या किया, पहले आए दरामद पे पाबंदियां लगाई। इससे बुरे हालात में हमें 2018-19 में मिला था पाकिस्तान। 19 अरब डॉलर का खसारा था, 7-8 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। एक दिन इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं लगी, किसी की पेमेंट नहीं रोकी। इन्होंने जो है ना एक तो खुद मुंह से बोलना शुरू कर दिया कि हमने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया, हमने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया। उसके बाद इनकी रेटिंग डाउनग्रेड हुई। फिर IMF में प्रोग्राम मिफ्ता ने जाके किया, जैसा भी किया, हल्का किया भारी किया, इसहाक डार मुकर गए उस प्रोग्राम से। ठीक है ना। अब जो हालात आज हो गए हैं 1998 से बदतर हो गए हैं। जो 1998 में पाकिस्तानियों का सरमाया जिस तरह ब्लॉक किया था, आज वही काम हो रहा है। ना पोर्टों से माल छूट रहा है, ना कंपनी अपनी प्रॉफिट बेच पा रही है, ना रॉ मटीरियल आ पा रहा है। अब तो ये हो गया है कि जो रोशन डिजिटल से पाकिस्तान में पैसे आए थे उनको भी टाइम दिए जा रहा है कि आप 2 दिन में ले लें पैसे, 3 दिन में ले लें। जो बैंक में खातेदार जिनके डॉलर पड़े हैं, तो इन्होंने तारीख फिर दोहरा दी है। अब अल्लाह खैर करे, ये जो तारीख दोहराई है वो 20 साल लगे थे 98 के बाद। ये अभी पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल में 5-5.5 अरब डॉलर भेजे थे। अब अगर ये चंद महीने रहे और यही पॉलिसी रही तो अल्लाह खैर ही करे। अब पाकिस्तान जो है ना सिलेक्टिव और टेक्निकल डिफॉल्ट तो कर चुका है, अब एब्सोल्यूट डिफॉल्ट की तरफ तेजी से जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। सर, ये जो मुजम्मिल साहब भी बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे अब पाकिस्तान पे एतबार कोई नहीं करता, बैरूनी सरमायाकार क्या अपने सरमायाकार शायद जाके दुबई में, बरतानिया में, कहीं और तो सरमायाकारी करते बट पाकिस्तान के अंदर नहीं करते। तो बुनियादी वजह ये है जो हमारी इकॉनमी का आज ये हाल है, क्योंकि IMF प्रोग्राम के साथ अगर देखें तो लंबी तारीख है, कितने प्रोग्राम हमने लिए बट एक प्रोग्राम को भी हम कंप्लीट ना कर पाए, जो कमिटमेंट्स हमने दी वो पूरी ना कर पाए। प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं? क्योंकि अगरचे पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ के ऊपर एक दबाव की कैफियत है, लेकिन पाकिस्तान तो बड़ी यूनिक एग्जांपल है। गोया कि मैं जैसे कह रहा था अपने इब्तिदाई में कि टेक्निकली देखा जाए तो हमारे जो ज़र मुबादले के ज़खायर वो मनफी में चले गए सर, ज़ीरो भी नहीं है, उससे भी नीचे। जी शुक्रिया शराइस साहब, आपने बजा फरमाया कि पूरी दुनिया की इकॉनमीज जो हैं वो मेल्ट डाउन का शिकार है। पाकिस्तान में 2 इसमें एडिड फैक्टर्स भी शामिल हैं जो कि बाकी दुनिया में नहीं हो रहे। एक तो वो सैलाब की तबाहकारी है और दूसरा सियासी अदम इस्तेहकाम। मेरा ख्याल है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, अगर मुझे 2018 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान को में डिफरेंस देखना हो तो उस वक्त भी इकनॉमिक हालात को बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन कम से कम ये था कि आपके पास सियासत में एक इस्तेहकाम था। आपको पता था कि पॉलिसीज जो हैं वो अगले एक दरमियाने से तवील मुद्दत के लिए बनाई जा रही होंगी, उस पर अमल दरामद किया जा रहा होगा। दोस्त ममालिक को पता था कि उनको किस हुकूमत के साथ मामला तय करना है। अब जो अदम इस्तेहकाम है, एक तो आप उसको उस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा मैं ये दोहराना चाहूँगा कि यकीनन हालात बुरे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कोई इमीडिएट डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता हुआ मैं नहीं देख रहा। और उसकी वजह यह नहीं कि पाकिस्तान की मईशत बहुत मजबूत है, उसकी वजह हमारा डेट स्ट्रक्चर है। हमारा जो, अगर डेट को आप थोड़ा सा बाइफरकेट करके देखें तो 100 रुपये में से 60 रुपये जो है वो हमें चाइना और सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज़ के देने हैं, जिसमें चाइना के कमर्शियल बैंक के लोन भी शामिल हैं। यानी 30 रुपये तो सीधे सीधे आपको चाइना के देने हैं। अगर ये रोल ओवर होता है तो 60 रुपये का ये वाला आपका जो है वो निकल जाता है हिस्सा।
उसके बाद जो अगले 20 स्पेस मिल रुपए जाती हैं है वो आपको। जी, अगले 20 रुपए जो है वो IMF के और पेरिस क्लब के G7 इन ममालिक के हमें देने हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल डोनर्स के। और आखिरी 20 रुपए जो हैं वो आपके कमर्शियल लोन्स की शक्ल में हैं, जिसमें बॉन्ड्स वगैरह भी शामिल है। और एक बॉन्ड की आपने पेमेंट कर दी जो कि अभी 2 तारीख को की थी, और अगली उसकी जो पेमेंट है वो 2024 में होनी है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो डिफ़ॉल्ट होना या ना होना वो शायद अब वजारत ख़जाना के हाथ में नहीं, वो अब वजारत ख़ारजा के हाथ में है। वजारत ख़ारजा ने एक बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है पाकिस्तान के सऊदी अरब और चाइना के साथ ताल्लुकात वीज़ा वी अमेरिका के साथ ताल्लुकात। अगर आपके सऊदी अरब और चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं तो आपको रोल ओवर भी मिलता रहेगा, आपको सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल भी मिल रहा होगा। अगर आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो आपको IMF जो है वो शायद कुछ मुनासिब अंदाज में डील कर ले, कोई वेवर वगैरह भी दे दे। लेकिन ये पुल सरात पे चलना है, इसमें ज़रा सी भी अगर कहीं पे लग्जिश हो जाती है, अमेरिका नाराज़ हो जाता है, सऊदी अरब नाराज़ हो जाता है, चाइना गो के डायरेक्टली नाराज़गी का इजहार नहीं करता, लेकिन अगर चाइना अपने किसी मामले को डिले कर देता है अगले रोल ओवर को, तो फिर यकीनन पाकिस्तान जो है वो माली तौर पे शदीद मुश्किलात में गिर जाएगा। लेकिन अगर आप फॉरेन पॉलिसी एक बैलेंस रख के चलते हैं तो कम से कम अगले इलेक्शंस तक कोई भी पार्टी जो है वो हुकूमत में आए इलेक्शन के बाद, तो ये जो इमीडिएट डिफॉल्ट है वो मैं खुदा न खास्ता होता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ डिफॉल्ट को। सही सही, लेकिन बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया शेख साहब। ये तो कहते हैं खारजा पॉलिसी के मामला आते हैं, गोया कि आपने सबको खुश करना है कहीं ना कहीं, तो वो जो मुल्क की सॉवरेनिटी है ये तो लगता है कि आपने वही गिरवी रख दी है। आप अमेरिका को खुश करेंगे तो किसी को तो नाराज़ करेंगे ना। तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये इंडिपेंडेंस है, जो एक हैसियत है, वो तो कंप्रोमाइज़ हो गई। जी इफ्तिखार साहब, बिल्कुल सूरत हाल जो बताई है वो ये है। लेकिन देखिए ये क्यों सिर्फ हम इसी तरफ लगे हुए हैं कि बाहर से कहीं और कर्ज़ा ले लें, अपने और दोस्त से किसी से कर्ज़ा ले लें। क्या हमारी हुकूमतें जो हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ ये लगे हुए हैं कि IMF से कर्ज़ा कैसे लिया जाए या दोस्त मुल्कों से कैसे लिया जाए, और या ये अपनी बूस्ट क्यों नहीं कर रहे हम अपनी मईशत को। देखिए इंडिया, मैं याद है मुझे मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे और डॉक्टर महबूब हक हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे। मेरे बड़े गहरे दोस्त थे डॉक्टर महबूब हक साहब। मुझे ख़ुद उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह अक्सर मशवरा करते थे हमसे कि किस तरह पाकिस्तान आगे जा रहा है। मैं 60s की बात कर रहा हूँ और 70s की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान आगे जा रहा था, ग्रोथ आगे बढ़ रही है, तो वो मशवरा करते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ और लेटर 90s की बात। तो 90s में मनमोहन आए और वो उन्होंने ओपनिंग अप पॉलिसी की हमारी पॉलिसियों को लेके। तो उस वक़्त इंडिया की इकानमी हमसे 4 गुना थी, आज इंडिया हमसे 12 गुना हो गया है। इंडिया हमारी जो इकानमी है $360 अरब और इंडिया की 4100 अरब डॉलर। हम अपनी इकानमी को बढ़ाने में किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्यों नहीं तवज्जो किया? हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। लेकिन शेख साहब ये भी तो दुनिया में मुसलमान असूल है कि अगर आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो बड़ा डिफरेंट हो रहा है, गोया कि आपने अपनी करेंसी को इतना डिवैल्यू कर लिया बजाय आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने के नीचे आ रही हैं। नहीं, यही गलत असूल है। ये मुसलमान असूल पाकिस्तान पे नहीं सादिक आता। पाकिस्तान ने जब भी अपनी करेंसी को डिवैल्यू की है हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। असद उमर मेरे साथ थे जब मैं पिछले दौर में भी 2015 से 18 तक चेयरमैन था फाइनेंस कमेटी का। असद उमर यही कहते थे कि अब डिवैल्यू करेंगे, आप क्यों नहीं कर रहे? इसहाक डार साहब ने नहीं किया और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। बाद में जब उन्होंने वो आए और उन्होंने की और नहीं बढ़ी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी तो ये थ्योरी थी, तो उन्होंने एग्री किया कि नहीं, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस है ही नहीं, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि हम कम भाव पे हमारे पास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं है। और दूसरा मिसनामर ये है पाकिस्तान में कि अगर इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन घट जाएगा। पूरी दुनिया में मैंने 1968 में MA किया इकनॉमिक्स का, यही थ्योरियाँ पढ़ी कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, पूरी दुनिया में ये है, तो आपका इन्फ्लेशन घटेगा। हम जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वजह क्या है कि हमारी इकानमी डॉक्यूमेंटेड इकानमी नहीं है। अगर आप, और ना ही आम SMEs को
पाकिस्तान में SMEs को सिर्फ 7%, टोटल कर्जे का 7% SMEs को मिलता है, 93% ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है। अब आप छोटे को जब दोगे ही नहीं, वो बाजार से लेगा ऊंचे रेट पे। आज जो रेट चल रहा है ना 16% पॉलिसी रेट है जी, बैंक का रेट 18% है। उस छोटे बिजनेसमैन को या ग्रोअर को 25-30% पे मिलता है। अब वो बताइए जब वो लेगा तो उसकी कास्ट और बढ़ेगी, कास्ट बढ़ेगी ना, कहाँ से, उसके पास अपना पैसा नहीं है। और हमें सबसे ज़्यादा इस इफ्तिखार भाई इसमें हमें डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बूस्ट करना है। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने किसी को आने ही नहीं दिया, सबसे बड़ी रुकावटें मेरे जैसा बंदा, इस वक्त मैं चेयरमैन हूँ फाइनेंस कमेटी का, यकीन जानिए कि हफ्ते में 3 नोटिस तो मुझे मिलते हैं। और वो मैं सारा दिन टाइम मेरा उधर लगा होता है बिजनेस का। और ये बातें करते करते हमें 50 साल हो गए। मैं बड़े अरसे से हम नहीं संभले। हम अगर हर हुकूमत इस्लाहात का तो कहती है, बट इस्लाहात कर कोई नहीं सकती, कुछ भी नहीं की इस्लाहात। और जो छोटा ही हमारा जो इंजन ऑफ ग्रोथ था, जो इकानमी, उसको हमने मार दिया, उसको मार दिया और उसको इतना उलझा दिया। वो कहता है मेरे से ज़्यादा टैक्स ले लो, मैं नहीं जाता, क्योंकि तंग करते हैं, रिश्वतें लेते हैं, खुला रिश्वत है। अच्छा, ये एक छोटी सी बात और मैं करता जाऊँ। मसलन किसी का इनकम टैक्स में किसी के ऊपर टैक्स लग गया, वो अपील में चला गया, अपील में उसका वो हुआ कि नहीं जी गलत टैक्स लगाया गया है। ऐसे अगर फ़र्ज़ करो 80% किसी आदमी के जो टैक्स का असेसी है, असेसी करने वाला जो है, उसके 80% केस अपील में उड़ जाते हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। वो बेचारा बिजनेसमैन तो धक्के खा के वो आखिर रिश्वत देने पे मजबूर है। तो मैं बस बात को ख़त्म कर रहा हूँ। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमने रुकावट डाली है। इंडिया में पिछले साल कोविड हमसे ज़्यादा हुआ है, उनके यहाँ 55 अरब डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है और लोग लाइन लगा के खड़े हैं पैसा लाने में। हमारे यहाँ 1.5 अरब डॉलर आई है, कोविड भी कम था। हमारे ऊपर एतबार ही उनको नहीं है। वो कहते हैं आपके यहाँ हमने नहीं आना, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में पैसा नहीं है, लोगों के पास जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। अगर बाहर का पैसा आएगा तो आप, अच्छा ये नहीं, हम ये IMF के पीछे भागते हैं, हम सऊदीया देखें, हम भाई बाहर के लोगों को मुफ्त पैसा मिलता है और उनके लिए कोई कंफर्टेबल माहौल बनाएंगे ताकि वो लोग आएं, उनके रहने का, उनके आसानियां पैदा करें उनके कारोबार में, तो यहाँ कारोबार यहाँ बेहतर हो इकानमी। वो हम तवज्जो नहीं करें, हम सारे बाहर के लेके आते हैं। और शौकत तरीन साहब एक बैंक को नहीं पता बिजनेस कैसे बूस्ट होना है, और हफीज शेख साहब आते हैं फिर चले जाते हैं। खुद वो इनकम टैक्स यहाँ असेसी भी नहीं है, उनका पता भी नहीं है कि उन्होंने कभी इनकम टैक्स। यही नुकात डॉक्टर साहब आप तरफ आते हैं। जैसे शेख साहब ने भी कहा कि हम एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स के ऊपर लगे रहते हैं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं IMF प्रोग्राम, दोस्त ममालिक से कर्जे, बट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, फिर मुल्क के अंदर टैक्स के निज़ाम को दुरुस्त करना, इस तरफ की क्या लगता है आपको? वो जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं आपको लगता है वही हैं, या पॉलिटिकल विल भी कहीं में लगता है कि उसमें भी काफ़ी कमी है कि लोग आते हैं कि चलो किसी को नाराज़ नहीं करना, बस जो जिस तरह चल रहा है चलाएं और आगे बढ़ें? आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं तो आपके पास बैरूनी ममालिक पे इन्हिसार के बगैर या IMF पे इन्हिसार के बगैर कोई वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आता है। कम से कम अगले 3-4 साल की बात मैं कर रहा हूँ। जो शेख साहब ने बातें की वो बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर करनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 75 सालों में वो क्यों नहीं हो पा रही, और उसमें शायद हम सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स या सिर्फ पॉलिटिशियन जो है उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शायद मुनासिब नहीं होगा। मिनहासिल कौम जिसको भी मौका मिलता है वो कोशिश करता है, अगर उसको टैक्स बचाने का मौका मिलता है वो टैक्स बचाता है। अगर किसी को, यानी आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे वो सिंपल सा सवाल आपसे आजकल करते हैं कि जी आपको कैश पे ख़रीदना है या आपको कार्ड पे ख़रीदना है। कैश पे वो डिस्काउंट दे रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी सेल शो नहीं करते हैं। मैंने देखा कि वहाँ पे लोग जो हैं सिर्फ वो 15-20 रुपए डिस्काउंट के चक्कर में वो कहते नहीं जी कैश पे खरीद रहे होंगे। तो हम सब मिनहासिल कौम जो है, मेरा ख्याल है कि सब ने अपना हिस्सा डाला है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने घड़ी कैश पे बेच दी, कैश पे बेच देना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेचनी ही थी घड़ी बेचनी ही थी तो चेक ले लेते। साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने घड़ी कैश पे बेची है, उन्होंने भी कहा है कि जी बस ठीक है, पैसे कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि जी आपकी इकॉनमी जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी तब तक बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं सुधर सकेंगी। इन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जिसमें आप अपने अकाउंट से चाहें तो जाके आप 40-50 लाख रुपया कैश में निकलवा सकते हैं और उसके बाद वो कैश में जहाँ मर्जी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको एक
अपर लिमिट जो है, और शेख साहब सुन रहे हैं, मैं शेख साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कानून साजी की तरफ तवज्जो दें कि कोई एक अपर लिमिट रख दें। हम गरीबों के नाम पे हम कहते हैं कि जी चूंकि वहां पे बैंक्स नहीं है, लिहाजा आप बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लिमिट रख दें, ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹5,00,000, ₹10,00,000, उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन जो है वो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के बगैर या डिजिटल बैंकिंग के बगैर उसको आप ममनू करार दे दें, ताकि कम से कम चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट तो होना शुरू हो। जो आपके पास इस वक्त बहुत से ऐसे जगह है शहरों में, यहाँ पे वो कहते हैं जी क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी होगी तो 2.5% इस पर लगेगा, वरना आप कैश पे दे दें। तो आप ये सिर्फ शेख साहब कायमा कमेटी के चेयरमैन होते हुए ये देख लें कि वो 2.5% जो है देना मास्टर कार्ड को या वीज़ा कार्ड को, क्या हुकूमत के लिए वो ज़्यादा सस्ता है, या वो जो टैक्स उस पर बचाता है जो ताजर, वो ज्यादा लॉस है। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को आबिद साहब मुझे और तजवीज़ें दे, मुझे तजवीज़ें जितनी आप दें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अमल करने के। आप बल्कि हमारी कमेटी में भी तशरीफ़ लाएंगे, मैं आपके पास आ जाता हूँ, समझता हूँ आपसे ये बेहतर आप कह रहे हैं, जो प्रैक्टिकल है हमारे लेवल पे हम तो बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ और इसी पे इंशाल्लाह अमल करेंगे। आप बात अपनी जारी रखें। लेकिन शेख साहब साथ में ये भी कहते हैं कि उनका पिछले 30 बरस से पार्लियामान का हिस्सा है, बजट साजी में एक जुमले का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनसे पूछा नहीं जाता। आप तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बैठे इसलिए नहीं पूछा जाता ना। बजट बनाना तो एक फार्मूला है कि आप IMF प्रोग्राम में होते हैं, उसने आपको बता दिया होता है कि फिस्कल डेफिसिट यानी आमदनी और अखराजात के दरमियान जो है वो क्या फर्क होगा, वो आपको बता देता है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या रहना चाहिए। और उसके बाद एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, यानी मैं भी पिछले 20 सालों से बजट्स के एनालिसिस करता आ रहा हूँ, तो यही होता है कि वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। वो कहते हैं जी 5% से ऊपर आपका डेफिसिट ना जाए या 4% से ऊपर ना जाए, तो हमारे जो बजट मेकर होते हैं बैठे हुए वो उसी के मुताबिक आमदनी बढ़ा के दिखाते हैं, अखराजात कम करके दिखाते हैं। फार्मूला है, उस फार्मूले में आपने आमदन अखराजात और बीच के गैप को कैसे ब्रिज करना है बता देते हैं। अल्लाह खैर सलाह। मुजम्मिल साहब, इनफैक्ट जो शेख साहब ने बात की कि इस मुल्क के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी उसके हवाले से कोशिश नहीं होती, फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, मेरे ख्याल में यही वजह थी कि इमरान खान साहब को भी इस बात का इदराक था और इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने डॉक्टर अरशद हुसैन की सरबराही में कमेटी भी बनाई, वो बड़ा काम करती रही। उसके बाद FBR को भी उन्होंने रिफॉर्म करना चाह रहे थे, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, लगता तो ये ना कि जो हुकूमत भी आती है पता उसे है कि क्या मसाइल है पाकिस्तान की इकॉनमी के, कहीं ना कहीं एक छोटे मोटे स्टेप्स भी लिए जाते हैं, लेकिन बाद में सारे उसी पुराने फार्मूले पे चले जाते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल विल है वो सबसे बड़ी मर्ज है हमारे मुल्क का, अगर वो ठीक होंगे तो लगता है कि फिर पूरा निज़ाम ठीक हो जाएगा? मुजम्मिल साहब जी, जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में सियासतदान अभी भी 90 के दौर में रह रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है कि हमारे ब्यूरोक्रेट जो है ना 1970 के दौर में रह रहे हैं। वो सियासतदान से भी थोड़ा सा पीछे है और इन्होंने अपने काम की कोई जिद्दत नहीं लेकर आए। दूसरा, इनका एक्सपोजर जो है इस्लामाबाद से बाहर का है ही नहीं। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या प्रैक्टिसेस हैं, मार्केट से दूर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में सुबह स्टेट बैंक क्या कर रहा है, स्टॉक मार्केट क्या कर रही है, दुनिया में क्या हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे तो अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा आया, वो बिलो एक्सपेक्टेशन है, डॉलर टूट गया है, वो चीज़ ऊपर गई। वहाँ पे पता ही नहीं लगता चीज़ों का ना, वहाँ बैठे होते हैं वो अपनी दुनिया में। तो मसला ये है कि जो आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस वजह से तकलीफ में है कि हम जो अब कॉन्ट्रैक्चुअल हमारी जिसे कहते हैं ना कि एग्रीमेंट्स की वो जो है ना कैपेसिटी, वो बड़ी ख़राब है। हमने आज तक अगर कोई पॉलिसी बनाई भी फॉरेन किसी सेक्टर बेस, जैसे पावर बेस में इन्वेस्टमेंट लेकर आने के लिए, पावर सेक्टर, ऑटो सेक्टर वगैरह, हमने जब हम पॉलिसी बनाते तो हम लेट जाते हैं उनके आगे। हम उनको कहते हैं कि जी तुम्हारे पे टैक्स भी माफ, तुम प्रॉफिट भी बाहर ले जाओ, तुम ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, शुरू में मशीनरी लाओगे तो ड्यूटी भी माफ, ठीक है ना। अब उनकी आप इतनी आदत ख़राब कर देते हैं तो वो उनके 2 से 3 सालों में ना मुल्क से पैसे जो है वो डालते हैं ना, वो बना के निकल जाते हैं। अब हमारा जो मसला ये है कि जब तक हम जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसा भी आपने एग्रीमेंट किया उसको आप ऑनर करें। ये कैसर शेख साहब बैठे हैं, ये CPEC का बार बार क्रेडिट लेती है इनकी जमात,
क्रेडिट लेती है कि जी हमने मुल्क में इतनी पावर लगाई। आज पाकिस्तान के मुल्क में जो सर्कुलर डेट और चाइना जो हमसे नाराज है वो इस वजह से कि हम उनकी कैपेसिटी पेमेंट ही नहीं पे कर पा रहे। वो इतना महंगा टैरिफ ले लिया हमने उनसे और उनको ऐसे ऐसे रेट दे दिए कि पाकिस्तान में बिजली डबल करने के बाद भी हमारा जो है ना सर्कुलर डेट कम ही नहीं होता। तो अब हाल ये हो गया है कि दुनिया में हम महंगी तरीन जिसे कहते हैं बिजली बना रहे हैं इस वक्त, और फिर उसके बाद जो है हमारी एक्सपोर्ट भी जो है अनकम्पेटिटिव हो गई है। तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना किसी से, वो हम निहायत ही जिसे कहते हैं ना कि ख़राब करते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट करता कौन है, ड्राफ्ट कौन करता है, वो करती है ब्यूरोक्रेसी। सियासतदान बेचारा तो जो है ना वो जाता है ईसीसी में या एकनिक में, वहाँ पे जो है ना एक चीज़ पे 2 मिनट से ज़्यादा बहस नहीं होती। कैबिनेट जब होती है तो कैबिनेट में भी इतना बड़ा एजेंडा डाल देते हैं ब्यूरोक्रेट्स कि वो जो है हर चीज़ में 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं होती उस पर। और फिर उसके बाद हड़ाहुड़ी में चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं, निकल जाती हैं। फिर जब वो गले का हार बनती हैं तो हम फिर अपने कमिटमेंट्स ऑनर नहीं कर पाते। जब कमिटमेंट ऑनर नहीं कर पाते तो दुनिया में बदनामी होती है हमारी कि जी ये पाकिस्तान में हमारे इन्होंने पैसे रोक लिए। जैसे कि आजकल एयरलाइन के पैसे रोक लिए, प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशन नहीं जा रही बाहर। जो फॉरेन कंपनीज है वो कोयला नहीं मंगा पा रही जिसपे हमने बिजली घर लगाए हुए थे। सारे कोयले के जो प्लांट इंपोर्टेड बिजली घर के बंद, और अभी से नहीं 9 महीने से बंद हुए हैं जब से माशाल्लाह हुकूमत आई भी है। और हमारे दौर में भी बंद खुल हो रहे थे कुछ टाइम के लिए। उसकी वजह ये थी कि ईंधन के पैसे नहीं थे हमारे पास। कभी हमने सोच समझ के कोई काम ही नहीं किया। और तमाम के तमाम हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो लिए हमने। 1 सेकंड लूंगा सिर्फ, मुल्क में जिसमें आती तो इन्वेस्टमेंट डॉलर में है, उसकी कमाई रुपयों में होती है। तो जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो जो फॉरेनर मुल्क में डॉलर लाता है उसको इतना नुकसान हो जाता है कि वो जो है सोचता है कि भाई इतनी अनस्टेबल कंट्री है। तो ये हो जाता है। शेख साहब इनफैक्ट डार साहब आए थे, कहते बड़े तजर्बाकार हैं, कह रहे थे कि 180 पे लेके आऊँगा डॉलर, नहीं लेके आए। फिर साथ में सर जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ तो जो कुछ भी है आम आदमी पे बोझ डालना है आपने। वो बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लेवी लगानी हो, जो कुछ करना हो। बट टेक्सटाइल को तो आपने 100 बिलियन का सर सब्सिडी दी है, एक्सपोर्ट किधर बढ़ी हैं? तो सर वही फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ठीक कह रहे हैं ना कि ये 1% का पाकिस्तान है। गोया कि उनके लिए सब कुछ ठीक है, हर आ रहा है, बाकी जो सारे मसाइल मुश्किलात है वो गरीब आदमी के लिए आपने रख। देखिए इमरान खान साहब ने अपने दौर में यही कहा ना कि जी अमीर का और है गरीब, लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर आदमी को उसने दिया। ये जो टर्फ है 450 अरब रुपए का बग़ैर किसी सूद के सर्विस चार्जेस पे 450 अरब रुपए दिया गया। ये रज़ा बाकर साहब ने दिया। मैंने अभी पिछले दिनों फाइनेंस कमेटी में आए गवर्नर स्टेट बैंक, मैंने पूछा कितने आदमियों को आपने ये दिया, लेने वाले कितने हैं? पहले तो बताते नहीं थे, बाद में उन्होंने बताया 560 हैं। एक्चुअल 560 होंगे कंपनियां, लेकिन वो ग्रुप 100 से ऊपर नहीं है। एक एक ग्रुप के कई कंपनी हैं। अब यही कर्जा अगर SMEs को मिलता, वो मेहनत करता। अच्छा, वो जो जितना कर्जा दिया है टेक्सटाइल वालों को बग़ैर सूद के, उन्होंने अंधाधुंध मशीनरी मंगा ली। अब हमारे काटन तो है नहीं, काटन हमने बाहर से मंगानी है, आधी मिलें रुकी पड़ी हैं, बंद हैं। ओ भाई कोई प्लानिंग तो कर लो ना, कर्जा दो। दुनिया में कहीं भी ऐसा कर्जा दिया जाता है? आप अमीर आदमी को ही मिला ना जी, गरीब बेचारे को तो आप कोई छोटे बिजनेसमैन को तो बैंक वाला 20% पे भी नहीं देता और उनको 0% पे मिल गया। साहब तो बड़े तजर्बाकार ने करे ना सर, अब कौन रोक रहा है उन्हें? करें ना आप। नहीं क्या करें, हमारे पास तो अब कुछ है क्या कर्जे देने के लिए? मैं तभी तो फिर खान साहब कह रहे हैं असम्बलियाँ तोड़े, नए मैंडेट के साथ हैं ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आए, उसके बाद मामला। जो खान साहब बात करें, मैं आप ही से पूछता हूँ, आज फ़र्ज़ कीजिए असम्बली तोड़ दे, 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, IMF कह रही 800 अरब रुपए का और कर्जा आप टैक्स लगाएं, मिनी बजट दें, और आप मुझे बताइए कि नई हुकूमत के पास तो कोई पावर ही नहीं होगी बजट देने की। वो किस तरह, 3 महीने मामूली पीरियड नहीं है। या तो मिलजुल के चलो, तो होता है सब मिलजुल के आए इंटरिम गवर्नमेंट में, कोई ऐसा वो कहाँ कब तय होगा जब एक तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट, पहले तो इस्टेब्लिशमेंट को हम कहते थे कि वो जी हर जगह इंटरफियर करती है, अब उन्होंने कहा जी हम हट गए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल हो गए। अब हम लोग तो बैठे, हम आपस में बैठ तो सकते नहीं, ये जो पॉलिटिशियन है। ये बड़ा अहम नुकता उठाया। मैं डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है तो थोड़ा सा आपसे भी इनपुट ले लें। ये जो कल डार साहब ने कहा है कि एक दोस्त ममालिक भी हमारे लिए बड़ा मसला है, गोया कि वहाँ वीट जा रही है इलीगल, वहाँ पे जा रही है, खाद वहीं पे जा रही है, डॉलर वहीं पे जा रहा है। अफगानिस्तान का कितना रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी जिस वक्त ब्लीड कर रही है?
जी, ये पिछले अब 1.5 साल से 2 साल से जब से तालिबान हुकूमत वहाँ पे आई है, सैंक्शंस के बावजूद अगर आज वहाँ पे अफगानिस्तान से रिजर्व बैंक में पाकिस्तान से डबल डॉलर पड़े हैं तो वो कहाँ से गए हैं? यानी पूरी दुनिया ने तो उनके साथ लेन देन बंद कर रखा है, लेकिन अगर आप उनके रिजर्व देखें तो वो तकरीबन $10 बिलियन के रिजर्व पे बैठे हुए हैं। तो वो कहाँ से गए हैं? वो जाहिर है कि स्मगल हो रहे हैं। पाकिस्तान से हर चीज़ जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पे जा रही है, और जब तक वहाँ पे स्मगलिंग को रोका नहीं जाएगा, ये भी एक मेजर फैक्टर रहेगा पाकिस्तान की इकॉनमी के मेल्टडाउन में। सही। और मुजम्मिल साहब, अब आपको वे फॉरवर्ड क्या लग रहा है आपको? अब ये चीज़ें कैसे बढ़ेंगी आके? आपको लगता है कि कोई उम्मीद बाकी है, और कहाँ गलती करे हुकूमत जिसको ठीक करे तो हालात संभल सकते हैं? देखें जी, आप 9 महीने का दौरानिया देख लें। अगर ये जो अभी कैसर साहब की बात सुन रहा था कि जी केयर टेकर हुकूमत की पावर ही नहीं होती, तो ये थोड़ा सा इसको कंसिडर कर ले, रिकंसिडर। 2018-19 में जब इनकी हुकूमत 17-18 में इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो केयर टेकर शमशाद अख्तर की आई थी, और उन्होंने जो है ना बजट भी दिया था और मिनी बजट भी दिया था। बजट तो मिफ्ता इस्माइल दे गए थे, उसके बाद मिनी बजट भी दिया था। अब IMF से आपने डील नहीं करना, IMF के आपने हदफ पूरे करने। तो कोई चीज़ असेंबली से पास नहीं करानी, आपने नए टैक्स लगाने, ये नहीं लगा पा रहे। जो IMF ने इनसे वादा लिया था, ये वादा पूरा नहीं कर पा रहे। इमरान खान की बात जो है मान लेते, उस वक्त मार्च में उसने कहा था इलेक्शन करा लो, जुलाई में इलेक्शन अगर हो जाते तो आज जो है 6 महीने हो चुके होते हैं नई हुकूमत बने हुए, 5 साल का मैंडेट, और दोस्त ममालिक भी आपकी मदद कर रहे थे। अब भी इमरान खान कह रहे आज इलेक्शन करा लो ताकि मार्च में नई हुकूमत आ जाए, और वो जो है न अपना बजट भी दे। IMF प्रोग्राम भी अब इन्होंने देखें जून तक करवा दिए। अच्छा भला सितंबर में खत्म होना था, ना पैसे लिए उनसे, और जून तक जो है अपनी गर्दन भी फंसवा दी उनके साथ। तो बात तो अगर ये पॉइंट टेकन मुजम्मिल साहब, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। यकीनी तौर पे इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम ही मयाशी इस्तेकाम को मेक श्योर करें। नाज़रीन, मेहमानों के शुक्रिया के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।